नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे शो सबकी बात में बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आईएएस पल्लवी जैन गोविल, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर की। 1994 बैच की आईएएस हैं। फर्स्ट टाइम में ही आईएएस बन गई। चलते फिरते उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दे दिया और आईएएस बन गई। 5 साल वो पीएमओ में भी रहीं जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ चैनल के ऑफिस में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने मेंशन किया, फर्स्ट टाइम में ही आईएएस क्लियर कर लिया आपने और चलते फिरते आप आईएएस बन गई। लोग चलते फिरते तो एक्टर भी नहीं बन पाते हैं और आप आईएएस बन गई। आई थिंक इट इज़ लक, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग को काफ़ी समय लग जाता है। तो आई थिंक इट इज़ लक एंड बड़ों का आशीर्वाद, गॉड्स ग्रेस, कि पहले अटैम्प्ट में आई गॉट इनटू द सर्विस। सो आई कैन ओनली बी थैंकफुल कि भाई ये मुझे मौका मिला एंड पब्लिक सर्विस में आने का मौका मिला, क्योंकि यंग एज में इंसान बहुत कम जानता है कि आपको सर्विस में क्या करना है। एक ब्रॉड आइडिया होता है कि हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा या फिर बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो तो शायद आने के बाद ही समझ में आता है। आपका फोकस लेकिन शुरू से एकेडमिक्स में जाना था। आपने पढ़ाई भी की हुई है, 2 बार एमए किया है, पीएचडी किया है। तो एक बार एमए आईएएस बनने से पहले और फिर आईएएस बनने के बाद आपने एमए और पीएचडी, तो ऐसा क्यों? मैं मास्टर्स कर रही थी मैंने अपना इकोनॉमिक्स से मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करा हुआ है। और मैं एमफिल कर रही थी जब मेरा सिलेक्शन आईएएस में हुआ। तो मुझे लगा मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मुझे लगा कि जब तक आप खुद अपना शोध किसी विषय पे नहीं करते तब तक उस विषय की पूरी समझ नहीं होती। तो मतलब माय पेरेंट्स वो पीएचडीज, मेरे फैमिली में एक एकेडमिक ट्रेडिशन रहा है। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई है। तो एक वो ललक थी कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो जैसे ही मौका मिला, बच्चे थोड़े से बड़े हुए, सर्विस रूल्स ने परमिट किया कि आप स्टडी लीव ले सकते हो। मैं जल्दी से, बोथ माय हस्बैंड एंड आई, वी वेंट ऑन फॉर स्टडी लीव। हम लोगों ने पहले पब्लिक पॉलिसी, हमको लगा कि सबसे रेलेवेंट ये है कि हम अब पॉलिसी समझें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब आए हैं तो पब्लिक पॉलिसी समझें। तो हम लोगों ने पहले एक मास्टर्स किया, दोनों ने साथ साथ मास्टर्स किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम बहुत अच्छा जाना पहचाना माना है। फिर लगा कि नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई भी और करने की गुंजाइश है। तो फिर पीएचडी के लिए अप्लाई किया, एडमिशन हो गया। फिर पब्लिक फाइनेंस में मैंने पीएचडी किया है यूएस से। तो मुझे लगता है कि, और उसका जो विषय था वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, वो बहुत समसामयिक विषय था। दैट वाज कि कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायतें और ग्राम सरकारें, कैसे अपने कार्यों को, अगर उनके खुद के रेवेन्यूज़ हम उनको दें तो वो कैसे बेहतर प्रशासन संचालित कर सकती हैं। तो बेसिकली इट वाज अबाउट फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एंड हाउ लोकल गवर्नमेंट्स कैन रन मोर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पढ़ाई जो आपने की आईएएस बनने के बाद, ऐसे कहते हैं कि जो थ्योरी में होता है वो प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता। तो क्या इस पढ़ाई ने आपको मदद की अपने आईएएस की, मतलब आपके सर्विस में? डेफिनेटली। तो जैसे इकोनॉमिक्स में मेरा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का फील्ड था, पब्लिक फाइनेंस इज़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स फील्ड। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि हेल्थ में, टैक्सेशन में किन किन पॉलिसीज़ को से क्या क्या फ़ायदे हुए, और दुनिया भर के किन किन देशों में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे कि उनको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़े, लाइफ के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़े, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई। तो जब आप ये सबको, जब बाकी कंट्रीज़ के अनुभव पढ़ते हैं या उनकी जो खामियां रही हैं वो पढ़ते हैं, दैट गिव्स यू एन इंसाइट कि आपका खुद का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा रहे। तो वो मुझे लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी है इसको जानना, सजग रहना कि व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस, दुनिया भर के क्या ऐसे अनुभव रहे हैं जिससे हम अपने प्रशासन को बेटर सीख सकते हैं। सेकेंडली, ये मानते हैं कि जो हम काम करते हैं उसमें हमने काम से फीडबैक क्या लिया। तो हमने कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हमने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कैसा किया। तो आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगी। मैं जब स्वास्थ्य विभाग में थी तो संबल योजना के तहत हमारा मैटरनल जो हेल्थ प्रोग्राम है उसमें हमने
मातृत्व सहायता के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर, उनको हमने राशि देनी शुरू करी टू एनकरेज देम कि वो गर्भावस्था में जांच कराएं, टीकाकरण पूरा कराएं। उसको हमने पूरा इवैल्यूएशन कराया थर्ड पार्टी से, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। तो दिस वाज एक्नॉलेज एट द नेशनल लेवल कि दिस इज़ अ इंटरवेंशन जिसकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, विच हेल्प्स इन improving maternal mortality, it helps in improving child immunization. So feedback, तो ये संभव तब हुआ जब मुझे इसका टेक्निकल ज्ञान था कि कैसे प्रॉपर इवैल्यूएशन कंडक्ट किया जाता है, कैसे हम उससे जो फीडबैक है, कैसे हम अपने प्रोग्राम को बेटर कर सकते हैं। तो ये इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ एडमिनिस्ट्रेटर टू बी एबल टू डू बेटर, मतलब हम बेहतर अपने प्रोग्रामों को कंडक्ट कर पाएँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे को ये समझ हो कि हम क्या ठीक कर रहे हैं और क्या हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपके पास में जो विभाग है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, ट्राइबल वेलफेयर, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो पिछले हम जैसे 1-1.5 साल 2 साल से देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसका फोकस ट्राइबल पर है। तो इस वक्त किस तरह के चैलेंजेस हैं आपके पास? देखिए, ट्राइबल्स के ऊपर फोकस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ही रहा कि जब उन्होंने ये माना कि फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स स्पेशल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नीडेड, तो फोकस तो तब भी था और उसी से हम आज उद्भूत हुआ है हमारा जो प्रयास होते हैं वो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं। मुझे सौभाग्य ये मिला कि मैं मध्य प्रदेश, अविभक्त मध्य प्रदेश में मैंने बस्तर जैसे सबसे काफ़ी एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, उस ज़माने में 32 विकास खंड का ज़िला था, अब उसके शायद 7 या 9 ज़िले बन गए हैं उस एरिया के। मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला। ट्राइबल एरियाज़ में सर्विस करने से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वहाँ पे समस्याएं क्या हैं, जो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में हमको शायद एक नगरीय क्षेत्र में या एक सामान्य ज़िले में न हम फेस करें, वो स्पेशल इश्यूज़ हम फेस करते हैं जब हम ट्राइबल एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज लोगों की बसाहटें होती हैं, उनको स्कूलों की सुविधा देना, हेल्थ की सुविधा देना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो एक तो मुझे उसका बहुत लाभ मिला तो इस डिपार्टमेंट में आने के बाद। सेकेंडली, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं बहुत ही प्यारी कम्युनिटीज़ हैं, वो इतना सपोर्ट करती हैं कुछ भी आप डेवलपमेंट इनिशिएटिव करते हैं, उसका जो परिणाम मिलते हैं, जो उसका रिजल्ट्स मिलते हैं वो इतने बढ़िया होते हैं। जैसे हमने बच्चों के लिए कोचिंग शुरू करी, इतने बच्चे इस बार IIT में आए, मेडिकल में आए, लॉ में आए, तो दिल खुश हो जाता है कि जो आपने कुछ थोड़ी सी मेहनत करी, आप निमित्त बने, मेहनत तो बच्चों ने करी, आप एक निमित्त बने और उसका परिणाम कितना अच्छा आता है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको इस एरिया में काम करने से। जी, मैं आना चाहूँगी, आप PMO में रहीं, 5 साल रहीं, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। आई मीन इट मस्ट बी द मोस्ट कवेटेड पोस्टिंग आपकी लाइफ का। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तो मध्य प्रदेश में संस्थागत वित्त में मैं संचालक थी, तो मुझे दिल्ली से कॉल आया कि हमने आपका चयन किया है, आप आइए यहाँ पे, और राज्य सरकार ने मुझे सहर्ष अनुमति देके वहाँ पे भेजा। तो वो सीखने का मौका था। मैं बहुत जूनियर पोस्ट पे थी, मैं डायरेक्टर थी PMO में, और उसमें मैंने सीखा, मुझे जो इकोनॉमी एंड फाइनेंस सेक्टर था, तो जो बजट की प्रक्रिया कैसे बनती है, सभी स्टेट से जो बजट की मांग आती है उसको कैसे हम बैलेंस करके करते हैं, कई सारे एक्ट्स और लॉज के ऊपर को समझने का, सीखने का मौका मिला। कई अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अनुबंध होते हैं कंट्री के, उसमें हमारे देश की क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको कैसे हम जोर दें उनके ऊपर, कैसे वर्डिंग्स ड्राफ्ट की जाती हैं, ये सब सीखने का मौका मिला। तो बीइंग अ जूनियर ऑफिसर बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि सब विषय मेरे लिए नए थे, तो सीखने का बहुत मौका मिला। एंड आई थिंक उससे मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रॉड ओवरऑल इकोनॉमी का और कंट्री के जो इश्यूज़ हैं, अलग अलग प्रांतों के इश्यूज़ हैं, उसमें मुझे एक जो व्यू मिला, वो मुझे लगता है कि फॉर माई पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ वो बहुत अच्छा था। IAS को जनरली हम लोग समझते हैं कि बहुत खड़ूस से होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं लोगों से, हालांकि काम पूरी पॉलिसी डिज़ाइन करना है। आप
क्या सोचती हैं? आपको कभी मैं खड़ूस लगी क्या? नहीं, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, नहीं, पर्सनल, एक आप पर इंडिविजुअल नहीं, मैं इन जनरल कह रही हूँ। देखिए, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को एक तो फ्री एंड फेयर एंड नॉन अलाइंड विद एनी इंटरेस्ट होना चाहिए है। तो मुझे लगता है कि वो शायद जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है कि कोई ये ना समझे कि आप किसी एक तबके या किसी एक ग्रुप या बिजनेस के प्रति आप फेवरेट हैं, फेवरेटिज्म कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी एक छवि जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है ऑफ बीइंग नॉन फेवरेटिस्ट टुवर्ड्स एनीबडी, वो तो ज़रूरी है। पर जहाँ तक अलूफ का सवाल है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग लोक सेवक हैं। तो जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उन लोगों से सतत हमारा संपर्क रहे, उनकी बातों को हम संवेदनशीलता से सुन सकें, समझ सकें, सुनना ही नहीं उनको समझ सकें और उनको हम हल कर सकें। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोगों से मिलें, अच्छे से मिलें और समय दे के मिलें। जितना शायद हम एक कॉर्पोरेट जॉब में आपका एक गिवन आवर्स में जॉब है, ऐसा इसमें नहीं है। दिन रात आप लोक सेवा, एक लोक सेवक हैं। आपका परिवार भी सेकंड पीछे आ जाता है, क्योंकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं कार्य की वो ऐसी हैं कि आपको लोगों से संपर्क बना के रखना ही पड़ता है, रखना ही चाहिए है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अलूफ नहीं रहना चाहिए। आपने परिवार की बात करी, तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी आईएएस हैं। मतलब एक जनरल परसेप्शन यही रहेगा कि दो अगर आईएएस हैं तो इट मस्ट बी अ लव मैरिज, बट जैसा कि आपका है, आपने कहा कि आपका तो वो उससे हुआ था, पेपर में इश्तिहार था और आप यू गॉट मैरिड, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो 3 साल मुझसे सेवा में आगे हैं, सीनियर हैं, और उनको भी पढ़ने लिखने की ललक थी, तो उनका भी शादी जल्दी करने का मन नहीं था। तो संयोग से जब मैं सर्विस में आई, मेरे पेरेंट्स ने ढूंढना शुरू किया। मुझसे कहा कि भाई तुम्हें कोई पसंद है? मैंने कहा भाई मैं तो पढ़ाई में रहती हूँ, मेरे को ये सब चीज़ों से मतलब ज़रा कम रहता है, तो आप ही देख लें। तो लकीली, जस्ट लक बाय चांस, देयर वाज अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जिस पे मेरे फादर ने रिस्पॉन्ड किया और फिर फैमिलीज़ मिली, एंड इट सो हैपन कि हम दोनों ही एकेडमिकली इंक्लाइंड, और तो इट वर्कड आउट वेल बाय गॉड्स ग्रेस। आप जैसे आपने कहा, आप और आपके हस्बैंड दोनों जो हैं पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, तो आपके बच्चे भी दोनों बहुत आगे निकल गए हैं पढ़ने लिखने में? अगेन बाय गॉड्स ग्रेस एंड थोड़ा सा हमारा भी उसमें एफर्ट रहा है। बच्चों की पढ़ाई पे हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था 1990 में, जब उन्होंने ऐसे ही चलते फिरते एक बार सिविल सेवा का इम्तिहान ले लिया, और तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन फिर जाने दिया, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। अब 30 साल के बाद, बल्कि 32 साल के बाद, मेरा बड़ा बेटा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ही वापस गया है वही कोर्स करने जो मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया था, नहीं लिया था। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जो हम नहीं कर पाए वो बेटा कर रहा है, और तो इसलिए बच्चे भी पढ़ लिख के थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी जगह पढ़ लिख के बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बात करूंगी ब्यूरोक्रेसी के बारे में। जैसे मध्य प्रदेश में अक्सर ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। अगर हम पहले के रेजिम की बात करें, जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे तब भी यही कहा जाता था, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तब भी यही कहा जाता है। तो इसको आप कैसे लेती हैं? क्या ये एक परसेप्शन ही है? मुझे लगता है परसेप्शन है, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश में, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश पूरे देश भर में अग्रणी रहा है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो या अभी पैसा का हो, तो द रूल ऑफ द पीपल, वो उसमें हम लोग अग्रणी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोक सेवा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका गाइडेंस हमें बहुत मिलता है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अच्छा सामंजस्य है और हम उनके गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं। आखिर लोक नीति और जनता की आवाज़ तो वही बताते हैं हमको, एस्पिरेशंस लोगों की क्या है वही गाइड करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफ़ी अमूमन मतलब अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, नर्चरिंग एटमॉस्फेयर, जिसमें वो अपनी बात खुल के रख सकते हैं। फिर वो हमारे
जो विधायिका है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बात को माने या ना माने। तो जो विधेयिका है उसका महत्व कम नहीं होता उससे, बल्कि परस्पर एक प्रकार से गिव एंड टेक से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में काम करने का जो माहौल है वो बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत अच्छा है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग काम करते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसा पढ़ते हैं कि कि मिनिस्टर्स और आईएएस जो उनके अंडर जो साथ में हैं उनकी पटरी नहीं बैठ रही, वो फाइल्स नहीं साइन करते हैं, नहीं सुनते हैं, इस तरह की कई बार इस तरह की बातें आती हैं सामने। वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ऐसा परसेप्शन भी होता है या अगर ऐसा होता है। लकीली आई वुड से कि मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। मेरे को अभी 30 साल होने को आ रहे हैं काम में, लेकिन सभी से बहुत अच्छा मार्गदर्शन, सभी से बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा सामंजस्य हमेशा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोनों ही पार्टीज़ का, जो चाहे विधेयिका या निर्णायिका मंत्री हों या ऑफिसर्स हों, थोड़ा सा कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना चाहिए। अगर वार्तालाप के साधन, वार्तालाप स्पष्ट खुला रहेगा तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझ के और सामंजस्य बिठा के काम करने में ज़्यादा आसानी हो। निर्मला सीतारमण जी आई थी तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो ऑफिसर्स हैं उनको सही बात मुख्यमंत्री तक पहुंचानी चाहिए। कई बार जो है सही बातें, जो प्रोजेक्ट्स हैं और जितने उसमें जो बजट एलोकेशन है वो यूज़ नहीं हो पाते हैं और मुख्यमंत्री तक सही बात नहीं पहुंचती है। तो इसको आप किस रूप में ले रही हैं? मुझे कॉन्टेक्स्ट तो नहीं पता कि उन्होंने ये किस स्वरूप में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेवोल्यूशंस आते हैं, फंड्स आते हैं या फिर बजट होता है, वो विधेयिका ही तय करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डेवोल्यूशंस आते हैं वो भी सब, उसका जो निर्णायक तरीका होता है वो भी प्रशासकीय अनुमोदन हमारे मंत्री ही देते हैं। तो ऐसा कोई अपवाद में हुआ हो कि न किसी को जानकारी हो, मुझे लगता है वो अपवाद रहा होगा, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके निर्णय और उनके अनुमोदन के बगैर तो हम कहीं कोई काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। आईएएस हैं तो जाहिर तौर पे थोड़ा सा आपके लिए, खुद के लिए आपको समय थोड़ा कम मिलता होगा, लेकिन जब मिलता है तब क्या करती हैं? देखिए, एक बहुत ही टाइम वाली जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है, उसमें सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन बना के रखें। सोने का समय, रेस्ट का समय अच्छे से रहे, खाने पीने संतुलित रहे और व्यायाम के लिए अपने लिए समय निकालें। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैं हर समय मैं वो कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन ये प्रयास ज़रूर करती हूँ कि हफ्ते में 3 दिन मैं योगा करती हूँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सुबह सुबह। यदा कदा पंचकर्म के लिए जाती हूँ, यदा कदा वॉक करती हूँ। स्विमिंग पूल जब खुला रहता है तो मैं स्विम करती हूँ। ख़ास तौर से दिन भर की उहापोह के बाद शाम को जब मैं ठंडे पानी में जाती हूँ तो मेरा दिमाग और जहन ठंडा शांत हो जाता है, तो वो मैं आई लुक फॉरवर्ड टू माई स्विमिंग। और बाकी थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा आपका चैनल देख लेते हैं तो ऐसे ही समय बीत जाता है। थोड़ा सा बच्चों से बात कर लेते हैं, बच्चे दूर हैं तो उनके हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है बात करने के लिए। तो परिवार के साथ में प्रयास करते हैं कि भोजन ज़रूर परिवार के साथ में करें, सुबह शाम का। दिन में तो ऑफिस में रहते हैं, पर शाम का अगर हो सके तो भोजन परिवार के साथ में करें, जिससे कि सब लोग साथ बैठ सकें। मेरे इन-लॉज़ हैं और अब तो मेरे हस्बैंड दिल्ली चले गए, लेकिन यथासंभव हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ समय एक दूसरे के साथ ज़रूर निकाल सकें। आप दोनों आईएएस हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं आए सिविल सर्विस में। हमने उम्मीद तो बहुत की थी कि लोक सेवा जो है वो बहुत सेटिस्फाइंग है, और हूँ नोज़ अभी तो बहुत यंग हैं, अभी तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में उनका भी रुझान बन जाए और उनका मन करे आने का। आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि अगर हम बात करें, जैसा कि आप एक एक्सीडेंटल आईएएस हैं, ठीक है, आपने एकदम एम नहीं किया था कि मुझे आईएएस ही बनना, और आप आईएएस बन गई। आप एक एकेडमिक्स के फील्ड में जाना चाहती थी। कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सही जगह आ गई मैं, या कुछ और करती? ऐसा नहीं, कई बार लगता है कि शायद मैं लिखती, पढ़ती, पढ़ाती रहती तो शायद वो बेहतर था। लेकिन फिर जब छोटी छोटी खुशियाँ रोज़ मिलती हैं, कुछ अचीवमेंट होता है, कुछ बच्चे अच्छे परिणाम लेके आते हैं, किसी का व्यवसाय सफल होता है जिसको हमने लाइवलीहुड से किया, या कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, तब बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तब लगता है कि नहीं, अगर दोबारा से जीवन मिले तो शायद फिर से यही करूँगी।
लेकिन जो पढ़ना लिखना पढ़ाने का शौक़ है वो भी बीच बीच में मैं कर लेती हूँ। जब भी मौका मिलता है कुछ लेक्चर्स भी दे देती हूँ। इकोनॉमिक्स का कुछ थोड़े से राइटिंग्स भी हैं, कुछ पॉलिसी में मैंने कुछ पब्लिकेशंस भी किए हैं, तो बीच बीच में वो काम भी जितना समय मिलता है उतना करती रहती हूँ। तो इस प्रकार से दोनों का सामंजस्य बना रहता है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त चूँकि आपके पास एक बहुत अहम विभाग है ट्राइबल वेलफेयर, तो अभी क्या नया कर रहा है आपका विभाग? ट्राइबल डिपार्टमेंट में बहुत हर एरिया में हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी एजुकेशन की। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो 20 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एजुकेशन के जो संस्थाएं हैं वो रन करता है। उसके अलावा हम कन्या शिक्षा परिसर और एकलव्य शालाएं, आदर्श विद्यालय जो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रन करते हैं, और हॉस्टल्स बच्चों के प्रोवाइड करते हैं। और हम साथ साथ में बच्चों को कोचिंग देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनको करियर गाइडेंस देते हैं, और कोचिंग जो आईआईटी मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी होती है, साथ साथ में पीएससी यूपीएससी इनकी कोचिंग भी होती है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स, हर प्रकार की जो परीक्षाएं बच्चे फेस करते हैं। हमने कोशिश करी है कि इन सब में हम थोड़ा सा एक्सीलेंस की तरफ जाएं। हमने स्कूल्स में, अच्छा आपको जान के ये खुशी भी होगी कि जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे ट्राइबल संस्थाओं में हैं उनके जो स्कूल के परिणाम हैं, पास परसेंटेज हो या अचीवमेंट लेवल हो, वो सामान्य से ज़्यादा है। तो आवर चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, और थोड़े से प्रयास से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब हम प्रयास ये कर रहे हैं कि उनको हायर एजुकेशन की करियर गाइडेंस हम लोग दें। ये शिक्षा की बात हो गई। सेकेंडली लाइवलीहुड की बात है कि भाई व्यवसाय में वो कैसे कर रहे हैं। तो हमारा ट्राइबल फाइनेंस कॉरपोरेशन है और काउंसिल फॉर ट्रेनिंग है, तो इनके माध्यम से हम उनको रोज़गार मूलक ट्रेनिंग्स और उसके बाद में बैंक लिंकेज करते हुए उनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पे मुहैया कराएं। अभी नई योजनाएं गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, टंटिया भील स्वरोज़गार योजना और बिरसा मुंडा स्वरोज़गार योजना। उसके तहत कोई छोटा लोन हो या बड़ा लोन हो तो द हितग्राही कैन गेट द लोन, और काफ़ी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हमने इंटरेस्ट सबवेंशन है उसमें, तो बैंक का लोन बहुत सस्ता हो जाता है। तो उनको हम इनकरेज कर रहे हैं। अभी हाल ही में योजना सैंक्शन हुई है, और अच्छा इस बार इनफैक्ट प्रेसिडेंट आई थी तो उनके हाथ भी हमने उनके कर कमलों से भी कुछ लोगों को वितरण कराया, वाइस प्रेसिडेंट के से कराया। बहुत उत्साह है योजना के प्रति। तो लाइवलीहुड के हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया कराएं। एंड थर्डली उनका जो कल्चर है, तो जैसे कि आपने देखा कि बिरसा मुंडा जयंती मध्य प्रदेश में दोनों साल, पिछले साल प्रधानमंत्री जी आए, इस बार प्रेसिडेंट आई, तो कितना गौरव, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ा। तो जो हमारे जननायक हैं, आदिवासी जननायक हैं जो कहीं हिस्ट्री में लुप्त से हो गए थे, उनको प्रयास किया जा रहा है कि उनके जो योगदान है फ्रीडम स्ट्रगल में हो या मुख्य धारा में जोड़ने का हो, उसको हम थोड़ा सा लाएं, सामने लेके आएँ। सेकेंडली जो उनका कल्चर है, उनकी बोलियां हैं, उनके जो लोक संगीत हैं, उनकी जो फूड है वो हैं, उनके परिधान हैं, उनके आभूषण हैं, उस पे बहुत हम काम कर रहे हैं। हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो बहुत काम कर रहा है। तो एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि जोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो जीआई टैगिंग होती है, जो जैसे कि महेश्वरी साड़ी का है, चंदेरी साड़ी का है, तो जब मैं विभाग में आई तो हमने देखा कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स जैसे गोंड कला है, गोंड आर्ट है, या अनूपपुर का मुखौटा है, झाबुआ की गुड़िया है, ये इनकी विशिष्ट पहचान है उस एरिया की, लेकिन इसको अभी हमने वो मान्यता नहीं दी है। तो हमने वो प्रोसेस शुरू किया। अब हमारी गोंड ट्राइबल पेंटिंग्स का जो क्लेम है जीआई का, वो ऑलरेडी चेन्नई में दाखिल हो चुका है। मुझे उम्मीद है शीघ्र ही इन कलाओं को, लोक कलाओं को, जो जनजातीय लोक कलाएँ हैं और जनजातीय आर्ट है, इसकी वो जो विशिष्ट पहचान है, उसको हम एक फॉर्मल अप्रूवल हम प्रदान कर पाएंगे। तो जीआई टैगिंग का काम हमने काफ़ी कुछ काम हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में। अभी हमने पिछले कई दिनों से देखा है, महीनों से देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एकदम एक्शन मोड में है। सुबह से उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है, कह सकते हैं उनकी क्लास शुरू हो जाती है। सो जो उनका उत्साह है एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ कैप्टन ऑफ आवर टीम, वो आई थिंक वो डाउन द लाइन पर्कुलेट होता है अच्छे से। सो व्हेन यू सी कि आपका योर चीफ मिनिस्टर इज वर्किंग सो हार्ड, तो जितना आप कर रहे हो आपको और उत्साह प्रेरणा मिलती है कि आप और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा अपना इनपुट्स एफर्ट्स दो। तो मुझे लगता है कि वो पूरी टीम को एक मैसेज भी जाता है और उसमें एक उत्साह
उत्साह बना रहता है। चलिए, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया अपने बीच में आने का, और आप हमारे ट्राइबल एरियाज़ में आप आइए, विज़िट कीजिए, रहिए। हमने होम स्टेज़ भी अभी डेवलप करे हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ में, तो आप हमारे ट्राइबल कल्चर को जानिए और उनसे मुखातिब होइए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम, आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आई, आपने सबकी बात के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुक्ता जी, इट वॉज़ अ प्लेजर। तो दर्शकों, आज हमने बात की पल्लवी जैन गोविल से, जो कि बहुत ही एक अहम विभाग इस वक्त संभाल रही हैं मध्य प्रदेश में, ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर। ट्राइबल में बहुत सारी संभावनाएं हैं और वही वो कोशिश कर रही हैं कि उसमें किस तरह से और डेवलपमेंट हो पाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।